देखो लास्ट क्लास में मैंने इलास्टिक कांस्टेंट्स बताए थे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो तीन तरह के कांस्टेंट होते हैं, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस, ठीक है ना। फिर हम यंग मॉडुलस पे कुछ वर्क कर रहे थे, किसी रॉड को, वायर को अगर खींचा जाता है फोर्स लगा के तो कितना इलॉन्गेशन होगा, उस तरह के प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। आखिरी जो प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे थे, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं उस चीज को। अगर आप रॉड पर एफ फोर्स लगा के उसको खींचते हो, ठीक है, तो उसका इलॉन्गेशन होता है, एंड दैट इलॉन्गेशन इज इक्विवेलेंट टू अ सिचुएशन वेयर हाफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द सेम फैशन। जैसे इसको खींच रहे तो खींचते हुए आधा फोर्स लगाओ दोनों तरफ, F/2 इस तरफ लगाओ या F/2 इस तरफ लगाओ, ठीक है ना। तो ये दोनों सिचुएशन जो है इक्विवेलेंट इलास्टिक टर्म में, मतलब दोनों में जो इलॉन्गेशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? इस रॉड को अगर आप खींचते हो तो ये मोशन करेगी और साथ में इसका इलॉन्गेशन भी हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इलॉन्गेशन होगा तो इसके अंदर टेंशन डेवलप होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अपोजिट अगर आपसे पूछा जाता है कि रॉड को स्मूथ ग्राउंड पे रखा है और इस पर एफ फोर्स लगा के इसको पुश कर रहे हैं, तो अब बोलो क्या इसका इलॉन्गेशन होगा? फिर क्या होगा? कंप्रेशन होना चाहिए, समझ रहे हो ना। अगर आप इसको पुश कर रहे हो तो पुश करने के कारण एटम्स जो है एक दूसरे के पास में आ जाएंगे, तो यहां पर कंप्रेशन होना चाहिए। और अगेन ये जो सिचुएशन है दैट इज इक्विवेलेंट टू, हम प्रूव कर सकते हैं, अ केस वेयर हाफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन बोथ द फेस इन द सेम फैशन। सेम फैशन में आप हाफ फोर्स लगाओ तो उसके वो इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में कंप्रेशन होगा और हर जगह कंप्रेसिव फोर्स लगेगा एटम्स के बीच, और यहां पे टेंसाइल फोर्स या टेंशन लगेगा, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया था। अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं। एक रॉड है, ठीक है, इस पर एफ फोर्स लगा के इसको खींच रहे हैं और सेम एफ फोर्स से हम इसको पुश भी कर रहे हैं, ठीक है। तो रॉड के लिए इसका एरिया गिवन है ए, यंग मॉडुलस वाई, इसकी लेंथ एल है। So what is change in length of rod? स्मूथ ग्राउंड पे रखा है और इन फोर्स लगा के उसको मोशन में हम ला रहे हैं, ठीक। So what would be change in length? 0 होगा पक्का, ठीक है। क्यों होगा 0? हम देख सकते हैं कि इसमें आगे वाला फोर्स जो है वो तो खींच रहा है, तो ये तो लेंथ को बढ़ाएगा आगे वाला फोर्स, लेकिन पीछे वाला फोर्स जो पुश कर रहा है वो लेंथ को कम करेगा। तो दोनों का जो इफेक्टिव जो इफेक्ट होगा दोनों का वो अल्टीमेटली 0 होगा। तो देयर वुड बी नो चेंज इन लेंथ। लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। लेंथ में चेंज नहीं है इसका मतलब जो एटम्स हैं क्या वो उनके बीच की जो सेपरेशन है वो इक्विलिब्रियम सेपरेशन के बराबर होगी? लेंथ चेंज नहीं हो रही तो क्या मैं कह सकता हूं कि कहीं पर कोई कंप्रेशन भी नहीं होगा और टेंशन भी नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑल्दो ओवरऑल चेंज इन लेंथ जो है वो 0 आ रहा है, बट इसके अंदर कंप्रेशन भी होगा और टेंशन भी होगा। समझना, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। मैं क्या करता हूं, इस एंड पे ओरिजिन सेट कर देता हूं x इक्वल टू 0, ठीक है, और x डिस्टेंस पर एक सेक्शन ले रहा हूं, इस सेक्शन पर टेंशन T कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। अब समझना, पूरा जो रॉड है वो एक्सीलरेट करेगा, तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा? टोटल फोर्स अपॉन मास। अब पीछे वाले ब्लॉक को अगर मैं कंसीडर करूं तो पीछे वाले ब्लॉक पर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक तो F, ये फोर्स लगेगा F,
इसके अलावा टेंशन भी मैंने लिया है T, और इसका एक्सीलरेशन भी A ही होगा। तो इसके लिए लिख सकता हूं मैं T प्लस F इज इक्वल टू मास ऑफ दिस सेक्शन। पीछे वाला जो ब्लॉक है उसका सेक्शन का मास क्या होगा, अगर टोटल मास m है तो m बाय l इंटू एक्स, ये मास हुआ। तो नेट फोर्स इज मास इंटू एक्सीलरेशन, तो टेंशन वुड बी इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा, F इंटू 2x बाय एल माइनस 1, ये टेंशन। अब समझो x इक्वल टू 0 पर टेंशन क्या होगा, x इक्वल टू 0 पर टेंशन 0 पर रख दो, दैट इज माइनस F। टेंशन की वैल्यू निगेटिव आ रही है बट डेफिनेट है, निगेटिव आ रही है इसका मतलब क्या है, वहां टेंशन नहीं होगा, क्या होना चाहिए, कंप्रेशन होना चाहिए, ठीक है। x इक्वल टू L बाय 2 रख दो, L बाय 2, टेंशन इज 0 एंड x इक्वल टू L, टेंशन इज L रखो, तो दैट इज F। इसका ये मतलब हुआ कि जो रॉड है उसमें कंप्रेशन भी होगा और टेंशन भी होगा। अब इसको हम देख लें, इसका जो पीछे वाला हिस्सा है उसमें कंप्रेशन होगा और आगे वाले हिस्से में क्या होगा, इलॉन्गेशन होगा, समझ रहे हो ना। तो पीछे वाले हिस्से में कंप्रेशन है और आगे वाले हिस्से में इलॉन्गेशन है, बट जो टोटल चेंज है वो क्या है, 0 है। कंप्रेशन और इलॉन्गेशन इक्वल है, इस कारण से इसकी लेंथ में टोटल चेंज 0 है, ठीक। तो इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं, तो आप देख रहे हो मैंने एटम्स का कुछ अरेंजमेंट बताया, तो आप समझ सकते हो इस हिस्से में एटम्स बहुत क्लोज हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, ओवरऑल लेंथ कम हो गई, L बाय 2 से कम हो गई होगी, ठीक है। और इस तरफ जो है अगले हिस्से में ये क्या हो गया, इलॉन्गेशन है, बट जो टोटल चेंज है वो क्या होगा, 0। हाँ, इसके अलावा अगर मैं F की जगह 2F कर दूं तो क्या होगा, अगर F की जगह 2F लिख देता तो ओवरऑल कंप्रेशन होता, कंप्रेशन इफेक्ट बढ़ जाता। तो याद रखना ये दोनों चीजें, ठीक है। अगर किसी रॉड या वायर को डिफॉर्म करते हैं, डिफॉर्मेशन मतलब या तो उसको स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें, तो उस केस में उसके अंदर इलास्टिक एनर्जी स्टोर होगी। क्या आप इस बात को समझ सकते हो, एटम्स के बीच का जो सेपरेशन है मैंने बताया था, बढ़ाओगे तो अट्रैक्टिव फोर्स, कम करोगे तो रिपल्सिव फोर्स, तो स्प्रिंग की तरफ फोर्स लगते हैं उनके बीच, ठीक है। तो अगर आप उसको डिफॉर्म करते हो मटेरियल को, तो उसके अंदर एक इलास्टिक एनर्जी स्टोर हो जाती है, जब आप उसको छोड़ दोगे, फ्रीली छोड़ दोगे, तो वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आएगा और वो एनर्जी बाहर दे देगा। तो जैसे स्प्रिंग डिफॉर्म होता है और उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, वैसे किसी डिफॉर्म्ड वायर या रॉड में या किसी भी ऑब्जेक्ट में जो कि इलास्टिक लिमिट तक डिफॉर्म्ड है, उसके अंदर इलास्टिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो हम डिराइव करते हैं, समझना। ये एक रॉड है, किसी स्मूथ सपोर्ट पे रखी है और इसकी ओरिजिनल लेंथ जो है वो L0 है। अभी नॉर्मल लेंथ पर है, इस पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा है।
अब हम क्या करते हैं, इसको फोर्स लगा के खींचते हैं, और दूसरी तरफ हमने क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया, रिजिड सपोर्ट से बांध दिया, ठीक है। इसको खींचने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, इसको धीरे धीरे खींचते हैं, खींच रहे हैं, फोर्स बढ़ा रहे हैं तो उसका स्ट्रेन बढ़ते जाएगा, ठीक है। खींचने में हमें वर्क करना पड़ेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हमें वर्क करना पड़ेगा। एंड वी नो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, इफ वी स्ट्रेच दिस वायर स्लोली, वर्क डन टू स्ट्रेच वुड बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन द वायर। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर रहे हैं, स्लोली डिफॉर्म कर रहे हैं, तो स्लो डिफॉर्म करने में जितना वर्क करेंगे हम, वो वर्क इस वायर या रॉड की पोटेंशियल एनर्जी में के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको स्ट्रेच कर देते हैं। एट एनी मोमेंट इतना स्ट्रेच किया हमने, मान लो इसकी लेंथ जो है वो x से बढ़ा दिया, तो इस वक्त हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है F, उतना ही ये रिजिड सपोर्ट भी फोर्स लगाएगा, इक्वल और अपोजिट, तभी इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इस वक्त हमें कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है टू मेंटेन दिस इलोंगेशन। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज यंग मॉडुलस, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया बाय स्ट्रेन x by L नॉट इज इक्वल टू यंग मॉडुलस, ठीक है। तो हमें इस वक्त कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, F इज इक्वल टू y a by L नॉट इंटू x, इतना फोर्स लगाना पड़ रहा है। अब इसको कंपेयर करो स्प्रिंग के फोर्स। स्प्रिंग का फोर्स क्या होता है, अगर आप उसको x से खींचोगे, x उसकी स्ट्रेचिंग है, तो स्प्रिंग कितना लगाएगा, F इक्वल टू के एक्स, के उसका इलास्टिक कांस्टेंट, ठीक है, या स्प्रिंग कांस्टेंट। F इक्वल टू के एक्स के फॉर्म में ही आ रहा है ना वो। तो ये प्रूव कर रहा है कि जो वायर है, स्ट्रेच्ड वायर अप टू इलास्टिक लिमिट, वो एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करेगा। आप उसको खींचोगे तो वो भी अपोजिट फोर्स लगाएगा, और अगर आप उसको छोड़ते हो तो फिर से वो रिकवर करने की कोशिश करेगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो उसका कांस्टेंट समझ सकते हो, इट इज कांस्टेंट इज y a by L, ठीक है। अब कितना वर्क किया हमने वो निकाल लेते हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, अभी इस वक्त इसको होल्ड करके रखा है, स्लोली हमने इसको dx लेंथ इसकी बढ़ा दी, ठीक है। dx से इसकी लेंथ और बढ़ा दी हमने, तो इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस वक्त कितना फोर्स लगा रहे हैं हम, दिस मच। तो जो वर्क है दैट इज इक्वल टू y a by L नॉट x इंटू डी एक्स। तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क किया। तो शुरुआत किया आपने x इक्वल टू 0 से, धीरे धीरे खींच के लाए हो। टोटल खींचने में कितना वर्क किया आपने, जो भी डिफरेंशियल वर्क है सबको ऐड करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। x की वैल्यू 0 से शुरुआत की से फाइनली x तक ले गए उसको, ठीक है। तो वर्क डन आ जाएगा हाफ y a बाय L नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। और हम जानते हैं जो वर्क डन है दैट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो जो इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड होगी वो क्या होगी, हाफ y a बाय L नॉट इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऑडिबल है? यस। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा सकता है। इस वक्त मतलब आपने उसको खींच के रखा है, फाइनली जिस लिमिट तक आप उसको लेकर आए हो, ठीक है, उस वक्त उसका स्ट्रेस कितना है और स्ट्रेन कितना है। तो स्ट्रेन कितना है इस वक्त, x बाय L नॉट। और स्ट्रेस को क्या लिख सकते हो, स्ट्रेस इज
यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, ठीक है ना, ये हो जाएगा y x बाय एल नॉट। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्रेशन को चेंज करता हूं, इलास्टिक एनर्जी इज इक्वल टू, समझना, हाफ y x अंदर ले आओ x बाय एल नॉट इंटू x बाय एल नॉट इंटू a इंटू एल नॉट। देख सकता हूं, एल नॉट से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, लिखा जा सकता है ऐसा। नाउ x बाय एल नॉट को हम लिखेंगे स्ट्रेन, y x बाय एल नॉट को लिखेंगे स्ट्रेस। सो इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू a इंटू एल नॉट। क्या होगा रॉड के लिए, उसका ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम। मतलब हम लिख सकते हैं इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम stored in a deformed wire or rod is equal to half stress into strain, ठीक है ना। और एक फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, उसको भी समझ लो। ये जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया अभी, हमने क्या किया, रॉड या वायर को एक तरफ होल्ड कर दिया, दूसरी तरफ से खींचा, तो हमने स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ाया, तो स्ट्रेस बढ़ाया तो उसका स्ट्रेन भी बढ़ा। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन में हम एक ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। अभी यहां तो ये हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेन भी बढ़ेगा, तो इस तरह से बढ़ेगा, ठीक है। तो आपने इस तरह से स्ट्रेस बढ़ाया तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेन भी चेंज हुआ, फाइनली यहां तक स्ट्रेन डाल दी। अब आप एरिया अंडर द कर्व निकालो इस ग्राफ का। व्हाट इज एरिया अंडर द कर्व? इसका जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो किसके बराबर होगा, बोलो। ट्रायंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट किसके बराबर होगी, इसकी स्ट्रेस, और एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन लिया है तो जो बेस है वो स्ट्रेन के बराबर होगा, तो दैट इज हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। और वहां से जो हमने निकाला इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो भी हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन के बराबर है, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर आप स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम बनाओगे तो उसमें जो एरिया अंडर द कर्व होगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। या इसको दूसरे शब्दों में कहें, वर्क डन टू डिफॉर्म द रॉड और वायर पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व इन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है ना। यहां पे हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है तो एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं कि जरूरी नहीं कि ये हुक्स लॉ को फॉलो करे, एक लिमिट के बाद वो फॉलो नहीं करता है। तो जो डायग्राम है, जो कर्व है, वो जरूरी नहीं कि लीनियर बने, वो कर्विलीनियर भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, ठीक है। बट ये रूल वहां भी एप्लीकेबल होगा, वहां भी हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो जो फाइनल वर्ड है वो समझ लो। हम किसी ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं रॉड, ब्लॉक, वायर उनकी बात करता हूं, उसको डिफॉर्म करते हैं। तो डिफॉर्म करने में स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन बढ़ेगा। मान लो उसका कुछ इस तरह से ग्राफ बन रहा है, जैसा कि मैंने कहा जरूरी नहीं कि ये स्ट्रेट लाइन हो। हुक्स लॉ जहां तक फॉलो होता है वहीं तक स्ट्रेट लाइन होती है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। तो हमने उसको डिफॉर्म किया, डिफॉर्म करने में वर्क करना पड़ा, ठीक है। तो हमने ये ग्राफ बना लिया,
तो यहां तक डिफॉर्म किया है, एरिया अंडर द कर्व निकाल लेंगे हम, राइट। तो एरिया अंडर द कर्व इन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू, हाँ इलास्टिक एनर्जी नहीं कहूंगा मैं, इलास्टिक एनर्जी इलास्टिक लिमिट तक ही होती है, अभी मैं समझाऊंगा उस चीज को। मैं तो वर्क से रिलेट कर रहा हूं, इसको डिफॉर्म करने में जो मुझे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इन डिफॉर्मिंग। ठीक है, तो अब आप इसको सिर्फ हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन की फॉर्म में ही मत याद रखना। इन जनरल फॉर्मूला हमने बना दिया कि अगर ऑब्जेक्ट को आप डिफॉर्म करते हो तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ बनाओ, उसका जो एरिया अंडर द कर्व होगा दैट डिनोट्स वर्क डन इन डिफॉर्मिंग द ऑब्जेक्ट पर यूनिट वॉल्यूम। एरिया अंडर द कर्व को ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, उतना वर्क करना पड़ेगा आपको इसको डिफॉर्म करना। और अगर इसको इलास्टिक लिमिट तक डिफॉर्म किया है, इलास्टिक लिमिट के अंडर डिफॉर्म किया है, तो वो वर्क इसकी इलास्टिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाए। और उसके बाद में डिफॉर्म किया है तो उस एनर्जी का क्या होगा अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अल्टीमेटली वो एनर्जी कहां जाएगी। यहां तक क्लियर है? क्लियर? तो कितना वर्क करना पड़ेगा डिफॉर्म करने में, ठीक है, और कितना एनर्जी स्टोर होगा उसके लिए हमने ग्राफ बनाया। अब देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ते हैं, इसी को मैं थोड़ा और एलेबोरेट करूंगा। इलास्टिक बिहेवियर ऑफ स्टील। स्टील का इलास्टिक बिहेवियर कैसा होता है, इस बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जनरली एक्सपेरिमेंट किया जाता है इंजीनियरिंग वर्कशॉप। एक रॉड लेते हैं स्टील की, गिवन लेंथ और एरिया की, ठीक है, एक एंड को हम होल्ड कर देते हैं, क्लच कर लेते हैं फर्मली, और दूसरे एंड को खींचते हैं, ठीक है। तो फोर्स लगाओगे तो फोर्स लगने के कारण क्या होगा, उसकी लेंथ जो है वो बढ़ेगी। स्ट्रेस अप्लाई करो, स्ट्रेन होगा, स्ट्रेस बढ़ाते जाओ तो स्ट्रेन में चेंज आएगा। जो भी चेंज आएगा उसको हमें ग्राफिकली प्लॉट करना है और देखना है उसका बिहेवियर क्या है, ठीक है। तो समझना, वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं स्ट्रेस और एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन। तो हमने क्या किया, जो रॉड है उस पर स्ट्रेस अप्लाई करना चालू किया, स्ट्रेस बढ़ा है तो स्ट्रेन बढ़ेगा। हमने जो भी ऑब्जर्वेशन है हमारी उसको मैं ग्राफिकली प्लॉट कर रहा हूं, ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है, ये स्ट्रेट लाइन है, फिर थोड़ा कर्व होगा, मुड़ जाएगा, इस तरह का ग्राफ बनता है। स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन में चेंज आता जाएगा, तो कुछ इस तरह का चेंज होगा। अब इस ग्राफ को हम एनालाइज करते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स को एनालाइज करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात अब समझो, शुरुआत में वो अपनी ओरिजिनल लेंथ पर है रॉड, स्ट्रेस 0 और स्ट्रेन भी 0। अब हम क्या करते हैं, उसको खींचते हैं, स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। तो हमने देखा कि स्ट्रेस बढ़ा है तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, प्रोपोर्शनल बिहेवियर है, मतलब प्रोपोर्शनल बिहेवियर है मतलब ये हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। जहां तक ये स्ट्रेट लाइन है वहां पे ये हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है। एक और बात हमने नोटिस की, मान लो हमने इसको स्ट्रेस अप्लाई करके यहां तक पहुंचा दिया, इसके बाद अगर मैं स्ट्रेस को कम करूं तो स्ट्रेन भी कम होगा, स्ट्रेस कम करते जाओ स्ट्रेन भी कम होगा, वापस ये 0 पर आ जाएगा। तो जिस पाथ को फॉलो करके डिफॉर्मेशन हो रहा है उसी पाथ को फॉलो करके ये वापस आ जाएगा, मतलब पूरा का पूरा रिकवर हो रहा है। तो पूरी रिकवरी हो रही है, इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे इट इज इलास्टिक। इलास्टिक या मतलब डिफॉर्मेशन के बाद फोर्स हटा दो तो ये पूरा रिकवर कर लेगा, ये उसकी टेंडेंसी है, ठीक है। तो ये हमने ऑब्जर्व किया, फिर और स्ट्रेस अप्लाई किया और बड़ा, एक पॉइंट मिला हमें, ठीक है। इस पॉइंट को मैं ए कह रहा हूं। इस पॉइंट के बाद में जो ग्राफ है
वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में नहीं रहा, वो मुड़ गया, ठीक है। इस पॉइंट ए को हम कहते हैं नॉट इलास्टिक लिमिट, इट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है ना, ए तक हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है। प्रोपोर्शनल लिमिट मतलब स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सो अप टू प्रोपोर्शनल पॉइंट और प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हुक्स लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है। इसके बाद स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन में चेंज आएगा, बट वो लीनियर नहीं है। लेकिन एक और चीज हमने ऑब्जर्व की कि इसके आगे भी अगर आपने स्ट्रेस अप्लाई कर दिया, मान लो यहां तक पहुंचा दिया और फिर आपने स्ट्रेस को कम किया, तो ये इसी ग्राफ को फॉलो करते हुए अगेन नीचे की तरफ आ जाए, मतलब पूरी रिकवरी हो रही है। तो आगे भी रिकवरी हो रही है। एक पॉइंट आएगा बी, पॉइंट बी तक आप उसको खींच दो और फिर स्ट्रेस कम करो, तो ये पूरी रिकवरी फिर से हो जाएगी। पॉइंट बी के बाद अगर आप उसको मान लो यहां तक, सी पॉइंट कह रहा हूं, सी तक अगर आपने डिफॉर्म कर दिया और इसके बाद अगर आप स्ट्रेस कम करते हो तो स्ट्रेन में भी चेंज आएगा, बट ये इस ग्राफ को फॉलो नहीं करता है। हम जो नोटिस करते हैं वो मैं बता रहा हूं। जो स्ट्रेट लाइन है, पॉइंट को मैं ओ कह देता हूं, तो इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल लाइन खींच लो, इस तरह से कोई चेंज होता है और फाइनली ये यहां पर आ जाएगा। पॉइंट बी के बाद अगर आप कोई भी पॉइंट ले लो, उसके बाद स्ट्रेस कम करते हो तो स्ट्रेन कम होगा, बट फाइनली आपको पूरी रिकवरी नहीं मिलेगी। क्या मिलेगा उसमें? परमानेंट स्ट्रेन आ जाएगा। परमानेंट स्ट्रेन मतलब अब ये रिकवर नहीं हो गया, अब उसकी लेंथ में परमानेंट चेंज आ गया। परमानेंट चेंज आ गया, इस बिहेवियर को हम कहते हैं प्लास्टिक बिहेवियर। तो मैं कह सकता हूं कि पॉइंट बी तक ही ये जो स्टील है वो इलास्टिक है। पॉइंट बी के बाद अगर आपने और स्ट्रेस अप्लाई कर दिया तो उसके बाद उसमें पूरी तरह से परमानेंट चेंज आ जाएगा, ठीक है, वो फुल रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो पॉइंट बी को अब हम कहेंगे इलास्टिक लिमिट, ठीक है। और इसको यील्ड पॉइंट भी कहा जाता है, इसके करेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस। यील्ड करना, यील्ड करने का मतलब है अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो और अगर सब्सटेंस यील्ड कर देता है, यील्ड करने का मतलब है परमानेंट डिफॉर्मेशन, मुड़ जाता है, ठीक है। तो मुड़ने को, परमानेंट तरह से मुड़ने को हम कहेंगे यील्ड, ठीक है। इसके बाद यील्ड हो जाएगा, इसलिए उसको यील्ड पॉइंट कहा, ठीक है। और उसके करेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है उसको हम यील्ड स्ट्रेस कहते हैं, या कॉमन लैंग्वेज में उसको यील्ड पॉइंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस स्ट्रेस से ज्यादा स्ट्रेस अगर आप अप्लाई करते हो स्टील पर तो उसमें परमानेंट चेंज आ जाएगा। इस स्ट्रेस तक वो इलास्टिक होगा। इस स्ट्रेस तक आप उसको खींचो, छोड़ो तो फिर से रिकवरी कर लेगा, ठीक है। जैसे आपने स्प्रिंग को देखा, स्प्रिंग, नॉर्मल स्प्रिंग को आप खींचते हो तो फिर से वो रिकवर कर लेता है। इसका मतलब उसमें जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो यील्ड स्ट्रेस से कम, इसलिए वो परमानेंट चेंज नहीं आया। और आप उसको खींच दो तेजी से, आप देखोगे वो मुड़ जाएगा, मतलब आपने उसमें स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस से ज्यादा अप्लाई कर दिया, इसलिए वो परमानेंट चेंज आ गया। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इसके बाद स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा, लेकिन अब इसमें प्लास्टिक चेंज आ रहा है। तो पॉइंट बी तक का जो ग्राफ है, ठीक है, इस रीजन को मैं कह रहा हूं इलास्टिक रीजन। और इसके बाद जो रीजन है उसको मैं कह रहा हूं प्लास्टिक रीजन, ठीक है। तो आप देख रहे हो स्ट्रेस बढ़ते जाएगा, मैक्सिमम स्ट्रेस हो गया। इसके बाद अगर आपने स्ट्रेस में चेंज किया तो फिर क्या होगा, वो सडनली उसमें स्ट्रेस कम होने लगेगा अपने आप और एक पॉइंट पर आएगा, ठीक है। उस पॉइंट को मैं डी कह रहा हूं, और डी पर आके इसका फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा। डी को हम कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। अब एक्चुअल घटना क्या होती है मैं आपको बताता हूं। देखो, कोई भी स्टील की रॉड लो, चाहे वो कितनी भी परफेक्ट हो, उसके अंदर माइक्रो क्रैक्स होते हैं, ठीक है। एक स्टडी होती है मेटलोग्राफी की, आप इसको इंजीनियरिंग में करोगे, उसको एचिंग करके, उसके सरफेस को एच करके अगर आप देखते हो मेटल के, तो उसमें आपको माइक्रो क्रैक्स दिखेंगे।
ठीक है। तो माइक्रो क्रैक्स है। अब आप अगर आप उसको खींचते हो तो उसमें स्ट्रेस के कारण स्ट्रेन होगा, ठीक है, लेकिन उन क्रैक्स पे भी स्ट्रेस पड़ेगा, और अगर क्रैक पे स्ट्रेस पड़ता है तो क्या होगा, क्रैक खुलने लगेगा, उसमें ओपनिंग होने लगेगी, पहले छोटा था अब वो बड़ा होने लगेगा। लेकिन यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके बाद उसमें इतना स्ट्रेस अप्लाई हो जाता है कि क्रिटिकल लिमिट से ज्यादा हो जाएगा, और उसके बाद तुरंत क्या होगा, जो क्रैक है वो बड़ा होने लगेगा, फैलने लगेगा, ठीक है। और क्रैक के बड़े होने के कारण, ठीक है, अल्टीमेटली जो स्ट्रेस है वो रिलीव हो जाएगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा, ठीक है। और सडनली ये प्रोसेस बहुत तेजी से होती है, स्ट्रेस कम होने लगेगा और क्रैक फैलने लगा, और कुछ समय के बाद वो जो रॉड है उसमें फ्रैक्चर आ जाएगा, वो टूट जाएगी। तो आप रॉड को खींच रहे हो, एक लिमिट के बाद वो टूट जाएगी, उस पॉइंट को हम कहेंगे फ्रैक्चर पॉइंट। मतलब ये मैक्सिमम स्ट्रेस हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है वो मैक्सिमम स्ट्रेस हो गया, उससे ज्यादा वो टॉलरेट नहीं कर सकता, मतलब हम उसको ब्रेकिंग लिमिट कह सकते हैं या ब्रेकिंग स्ट्रेस कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने उस पर ब्रेकिंग स्ट्रेस से ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई कर दिया तो वो टूट जाएगा, मुड़ नहीं रहा है, टूट रहा है। एक तो ये स्ट्रेस था, यील्ड स्ट्रेस, इससे कम स्ट्रेस है तो इलास्टिक है, मतलब रिकवरेबल है। इससे ज्यादा स्ट्रेस है तो इलास्टिक नहीं है, प्लास्टिक है, वो मुड़ेगा। और ब्रेकिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस से ज्यादा कर दिया आपने तो उसके बाद वो टूट जाएगा। तो तीन चीज है, एक तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन, फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मुड़ना, और फिर ब्रेकिंग होना, मतलब वो टूटना, उससे ज्यादा अप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं, तीन तरह के फिर वो डिफॉर्मेशन हो जाएंगे, तीन तरह के। तो डी के बाद परमानेंट डैमेज हो जाएगा, वो टूट जाएगा पूरी तरह से। क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह का बिहेवियर होता है स्टील, मेरी बात समझ रहे हो ना। तो यहां तक इलास्टिक है और उसके बाद प्लास्टिक है।